Assalamu alaikum everyone. Welcome to another presentation related to research. और जो प्रीवियसली मैंने कुछ presentations अपलोड की हैं आप लोगों ने देखी हैं. I hope you like them and I hope they help them in your studies. Previously the presentations I have uploaded, I have given presentation in English, but today I am thinking to add Urdu as well because many students from Pakistan will be accessing these slides, will be accessing these lectures. तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि कुछ इसका हिस्सा जो है वो हम अपनी प्रेजेंटेशंस का उर्दू में भी करें ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. आज के जो सब्जेक्ट है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. ट्रायंगुलेशन क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए रिसर्च करते हुए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. अमूमन जब आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर चलते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में you are given the choice of either you can go for qualitative research or you can go for a quantitative research. So हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल जो पॉपुलर मेथोडोलॉजी है जो आजकल चल रही है वो ये है कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव यानी दोनों मेथड्स को इकट्ठे लेके चला जाता है. आज से अगर हम 15 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर जो था वो ज़्यादा जोर था, यानी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो था उसको किया जाता था. और आगे आने वाला जो फ्यूचर है कुछ अरसे बाद क्वालिटेटिव रिसर्च जो है दैट विल टेक ओवर और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ज़्यादा की जाएगी. अभी भी अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की रेशो देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ की निस्बत तो वहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ज़्यादा कंडक्ट की जा रही है एज़ कम्पेयर टू क्वान्टिटेटिव रिसर्च. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो ट्रेंड है दैट इज़ क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एंड यूजिंग बोथ मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिस इज़ समहाउ कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. लेकिन ट्रायंगुलेशन इतनी सिंपल नहीं है, ट्रायंगुलेशन के बहुत से तरीके हैं और ट्रायंगुलेशन किस तरह से की जाती है और क्या उसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे. आज जो बेसिक हमने मटेरियल लिया है, जो कंटेंट लिया है, दिस इज़ टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ यूवी फ्लिक which is approaches in qualitative methodology and I have taken up the subject of triangulation जो कि एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है जिसको मैं बताने जा रही हूँ आपको. So triangulation is also used as strategy for improving the quality of qualitative research by extending the approach to the issue under study and this can be done in 4 ways. ट्रायंगुलेशन यानी कि मुख्तलिफ मेथड्स का एक रिसर्च में इस्तेमाल करना बेसिकली रिसर्च के रिजल्ट्स को वैलिड ज़्यादा करता है, ज़्यादा रिलायबल बनाता है. और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं. 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू वी कैन यूज़ ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च. And the first way is to use additional methods such as qualitative method or by adding a quantitative approach using 2 methodological approaches in one method. For example, आप सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के साथ यू हैव टेकन अप क्वालिटेटिव इंटरव्यू, या आप सर्वे कर रहे हैं और उसके साथ आपने एक क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ले लिया, या आप किसी किस्म का क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं और उसके साथ आपने एक क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी फॉर एग्जांपल डिस्कोर्स एनालिसिस की ले ली. सो दिस इज़ व्हाट ट्रायंगुलेशन इज़, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल एक ही ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जब आप करते हैं तो दैट इज़ ट्रायंगुलेशन. नंबर 2 इज़ द सेकंड वे टू इंक्लूड डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा इन योर प्रोजेक्ट, यानी आपका जो डाटा है उसमें क्वांटिटेटिव डाटा भी मौजूद हो और क्वालिटेटिव डाटा भी मौजूद हो. जैसे कि अगर सिंपल लफ्ज़ों में हम बात करें तो क्वांटिटेटिव डाटा आप समझते हैं कि जो कि नंबर्स पर या स्टेटिस्टिकली एनालाइज किया जा सकता है, और क्वालिटेटिव डाटा जो है वो स्टेटिस्टिकली एनालाइज नहीं किया जाता. सो आप अपनी रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. एंड द थर्ड वे इज़ टू टेक अ डिफरेंट थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव स्टडिंग द इशू अंडर स्टडी with more than one research perspective in qualitative research. For example, आपने अपनी स्टडी में mass communication की अगर हम बात करें तो अगर आपने uses and gratification के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक theory है, so you have taken up another theory that is cultivation analysis or any other theory you have taken up. जब आप दो से ज़्यादा theories को भी combine करते हैं किसी रिसर्च के अंदर, that is also called triangulation. और चौथा तरीका जो है वो ये है कि इट इज़ द वे टू इन्वॉल्व 2 और मोर रिसर्चर्स इन द प्रोजेक्ट विद डिफरेंट थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल बैकग्राउंड्स. अगर आपको ऑथरिंग करते हैं या आप एक जॉइंट प्रोजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एक क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं और आप एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलेशन.
And these four ways of triangulation methods, data, theories, and investigators were suggested by Denzin. Denzin in 1989 में ये चारों तरीके जो थे, he discussed these four methods with us, and this can be used as strategies for producing better knowledge in the research and as strategies for improving the quality of qualitative research. Now moving on के triangulation के बारे में मजीद कुछ पढ़े कि theory triangulation is the third type in Denzin systemology. The starting point is approaching data with multiple perspectives and hypotheses in mind. Various theoretical points of view could be placed side by side to assess their utility and power. And Denson mentions methodological triangulation. Here again, two subtypes should be differentiated within method and between method triangulation. So triangulation को इतनी बहुत सादा चीज़ नहीं है जैसा कि हमें लगती है कि हम सिंपली मेथड्स को मिला दें. मुख्तलिफ हाइपोथेसिस, मुख्तलिफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव या कुछ हाइपोथेसिस को या कुछ रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव मेथड चाहिए और कुछ को अचीव करने के लिए आपको क्वालिटेटिव मेथड चाहिए. तो बेहतरीन जज आप खुद हैं, आपने खुद सोचना है कि आप बेहतर तरीके से ट्रायंगुलेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. और आखिरी बात ट्रायंगुलेशन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ तमाम स्टूडेंट्स बगैर सोचे समझे, not even knowing that if triangulation is needed for their research or not, they normally go for triangulation. I don't know why this is. Maybe some teachers are also supporting this strategy, this concept. लेकिन whenever you are planning to opt for triangulation, यानी आप एक से ज़्यादा मेथड की तरफ जाना चाहते हैं, तो you have to ask these questions from yourself. The first question is, does my issue under study require several methodological approaches? क्या जो काम आप करने जा रहे हैं हो सकता है कि वो सिर्फ एक सर्वे एनालिसिस से ही कंप्लीट हो सकता है, उसका जवाब आपको मिल सकता है. यू डोंट नीड टू गो फॉर अ क्वालिटेटिव इंटरव्यू. और सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज कि डज माय रिसर्च क्वेश्चन फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और लेवल ऑफ माय इश्यूज. थर्ड इज, डू आई हैव सेवरल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन माय इशू. इतनी ज़्यादा थ्योरीज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, या जस्ट आप एक थ्योरी से भी काम चला सकते हैं. And then are there different levels of information I need to collect for understanding my issue under study? क्या आपको इतने मुख्तलिफ level of information चाहिए? And does the time frame of my study and my resources in general allow triangulation to be used? क्योंकि triangulation में एक लंबा process है, यानी आप पहले एक method को ख़त्म करते हैं, then you are starting with the next method. So when you are starting with so many methods, when you have to finish so many methods, obviously it's a time-taking process. So you have to keep this thing in your mind that does the time frame allow you to use triangulation, and can I expect my participants to be exposed to several methods like being observed and interviewed, or does this overly challenge them? फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वे के लिए अपनी एक पॉपुलेशन रखी हुई है जिससे आप एक सर्वे एनालिसिस करवाएंगे. क्या आप समझते हैं कि जब आप दोबारा उन लोगों के पास एक क्वालिटेटिव इंटरव्यू के लिए जाएंगे या एक फोकस ग्रुप के लिए जाएंगे तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे या नहीं करेंगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिस्पोंडेंट्स they get frustrated, they get tired by answering your questions. So you have to keep these things in your mind. और ट्रायंगुलेशन के लिए सिर्फ उसी वक्त जाएं जब आपको लगे कि आपकी स्टडी के कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि एक मेथड से आंसर नहीं हो रहे. दूसरी चीज़ कि अगर आप थीसिस कर रहे हैं और थीसिस में आपके पास 1 साल 2 साल या जिस तरह के पीएचडी में आपके पास 3 से 5 साल का अर्सा है, तो यस आप ट्रायंगुलेशन के लिए जाए. M.Phil में आपके पास 1 साल का अर्सा है थीसिस के लिए, आप ज़रूर जाइए. लेकिन अगर आप BS में हैं और बैचलर्स कर रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि आपने 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए कि क्या आपको टाइम आपका अलाउ करता है कि आप ट्रायंगुलेशन के लिए जाएं या आप डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ करें, या इट्स मच बेटर देन स्टिक टू वन मेथडोलॉजी एंड कंप्लीट इट. सो दिस वाज अबाउट ट्रायंगुलेशन. आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ट्रायंगुलेशन की आ चुकी होगी. फॉर फर्दर insight into this subject, I would recommend you, especially for qualitative studies, I would recommend you to study the book of Yuri Flick, Methodological Approach to Qualitative Research. So you can study that book, and this book is going to be very helpful for you. Otherwise, you can continue your research on triangulation. So this is it. But for triangulation, I'll see you inshallah in my next lecture. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.